Good morning students. I hope you all are fine and you are doing your studies very well. So we were on the topic respiration. आज हम कंप्लीट करते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग कि एक्चुअली में ब्रीदिंग के क्या है, दो स्टेप्स हैं. वन इज इनहलेशन एंड सेकंड इज एक्सहालेशन. सेकंड स्टेप क्या है बेटा? एक्सहालेशन. इनहलेशन क्या होता है? that we are inhaling oxygen rich air and exhalation we are exhale, हम बाहर निकाल रहे हैं CO2 rich air. ऐसा नहीं है कि जो ऑक्सीजन रिच एयर है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट नहीं है. देखो जो एयर है एटमॉस्फेरिक एयर जो आपके एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, एयर में क्या होता है 0.03% इज CO2, 21% इज ऑक्सीजन एंड 78% इज नाइट्रोजन. तो जो आप एयर इनहेल कर रहे हो, ठीक है, इसमें 21% तो ऑक्सीजन है और 0.03% क्या है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड. तो जब आप इनहेल करते हो दैट इज ऑक्सीजन रिच एयर, ऐसी एयर जिसमें ऑक्सीजन का कंटेंट क्या है? ज़्यादा है. एक्सहेलेशन जब आप एक्सहेल करते हो तो उस एयर में ऑक्सीजन के कंपैरिजन में किसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की. सो यू आर एक्सहेलिंग CO2 रिच एयर. तो ये इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कैसे करते हैं हमारे लंग्स? कल हमने रेस्पिरेटरी पाथवे की बात की थी ना कि जो नॉस्ट्रल से स्टार्ट होता है, नॉस्ट्रल फिर किस पे डिवाइड? फेरेंक्स से है, किसमें जाती है? लैरिंक्स से ब्रोंकाई में, सॉरी ट्रैकिया में, ऐसे ट्रैकिया था. और ये ट्रैकिया क्या करता है? दो में डिवाइड करता है, ब्रोंकाई में, और ये किसमें एंटर कर जाता है? हमारे लंग्स में. ठीक है, ये क्या है? हमारे लंग्स. तो लंग्स में ये क्या था? कार्टिलेजिनियस रिंग्स का बना हुआ. एक्चुअली में होता क्या है बेटा? जो आपकी बॉडी है, ठीक है, आपकी पूरी बॉडी की कैविटी, मतलब जो आपकी बॉडी वॉल है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. आप यहाँ आ जाओ एक बार. मान लो ये कोई ह्यूमन बीइंग है, तो इसका जो ये बॉडी वॉल है, ये जो बॉडी कैविटी है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. जो ऊपर वाली होती है उसको क्या बोलते हैं? चेस्ट कैविटी या थोरेसिक कैविटी. आई बात समझ? और जो नीचे वाली होती है इसको क्या बोलते हैं? एब्डोमिनल कैविटी. और इन दोनों को जो सेपरेट करता है वो एक मसल्स का स्ट्रक्चर है. किसका स्ट्रक्चर है? मस्कुलर स्ट्रक्चर है. दैट इज नोन एज द डायफ्रैगम. उसको क्या बोलेंगे? डायफ्रैगम. यहाँ पे थोरेसिक कैविटी में क्या प्रेजेंट है? हमारे लंग्स प्रेजेंट है. लंग्स के बीच में यहाँ पे हार्ट प्रेजेंट होता है. ठीक है, और यहाँ पे इसके ऊपर जो स्केलेटन सिस्टम है, पसलियां, रिब्स प्रेजेंट. आई बात समझ? तो जो हमारे लंग्स है वो किस में प्रेजेंट होते हैं? दे आर प्रेजेंट इन थोरेसिक कैविटी और चेस्ट कैविटी. ठीक है, और हमारे चेस्ट कैविटी को कवर करके कौन रखते हैं? यहाँ पे कवर करके कौन रखती है? रिब्स. क्या होती है? हमारी पसलियां, रिब्स. और ये क्या है? दिस इज द मस्कुलर स्ट्रक्चर दैट इज डायफ्रैगम. और जो ये आपकी बोन है, रिब्स हैं, रिब्स क्या है? हड्डियां हैं. हमेशा हड्डियों के साथ क्या लगी होती है बेटा? मसल्स लगी हुई होती है, मसल्स अटैच होती है. इन मसल्स को क्या बोलते हैं? इंटरकोस्टल मसल्स. क्या बोलेंगे? इंटरकोस्टल मसल. और यहाँ पे बीच में एक बड़ी हड्डी होती है, उसको बोलते हैं स्टर्नम, हमारे आगे की तरफ. ठीक है, दैट इज मींस ऐसे ऊपर की तरफ होगी जिससे ये सारी रिब्स आगे अटैच होती है. ये क्या है? स्टर्नम. एक बार फिर से देखो, डायफ्रैगम जो एब्डोमिनल कैविटी को और चेस्ट थोरेसिक कैविटी को अलग अलग रखता है. लंग्स के ऊपर एक कवर है स्केलेटन का, हड्डियां हैं, वो रिब्स होंगी. पीछे की तरफ हमारी रिब्स जो है वो हमारी बैकबोन वर्टिकल कॉलम से अटैच है, आगे स्टर्नम है उससे अटैच है. दिस इज द स्टर्नम. और इन रिब्स के बीच में जो मसल्स प्रेजेंट है उन्हें क्या बोलते हैं? दे आर इंटरकोस्टल मसल्स. क्या बोलेंगे? इंटरकोस्टल मसल. अब जो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन है ना, वो इस डायफ्रैगम और इन रिब्स की मूवमेंट पर डिपेंड करता है. देखो हड्डियां या कोई भी बोन कब मूव करती है बेटा? एक्चुअली में मूव कौन करती है? मसल्स करती है. और मसल्स के साथ जो बोन लगी हुई होती है फिर वो उसमें मूवमेंट आती है. एक्चुअली में मूवमेंट कौन करती है? हमारी मसल्स. और मसल्स किसके साथ अटैच होती है?
बोन के साथ। तो ये बोन को अपने साथ पकड़ के खींचते हैं, तभी हम क्या कर पाते हैं, मूवमेंट कर पाते हैं। ये हमारी स्केलेटल मसल्स हैं हमारी हाथ की हड्डियों के साथ, तभी मैं ऐसे ऐसे मूव कर पा रही हूँ। ठीक है, तो होगा क्या बेटा, इनहलेशन के केस में, इनहलेशन के केस में क्या होगा, हम हवा को अंदर ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हम हवा को अंदर ले रहे हैं। जैसे मैं हवा को अंदर लेती हूँ तो मेरी मूवमेंट देखो ऊपर की तरफ हो रही है। ऐसे सांस खींचोगे तो लंग्स क्या है, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। आपको लग रहा है थोरेसिक कैविटी क्या है, ऊपर की तरफ जा रही है। तो ये कैसे होता है, ये मूवमेंट कैसे होती है, ये जो डायफ्रागम है ना, देखो लंग्स के अंदर हमेशा कुछ ना कुछ हवा प्रेजेंट हमेशा होती है बेटा, उसको क्या बोलते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम, एयर that is present always in the lungs। वो हवा जो लंग्स में हमेशा प्रेजेंट होती है उसको क्या बोलते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, तो लेकिन हमें तो और हवा अंदर लेनी है, तो हवा अंदर लेनी है उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, अपनी थोरेसिक कैविटी का साइज बढ़ाना पड़ेगा। साइज कैसे बढ़ेगा, होगा क्या बेटा, ये जो डायफ्रागम है ना, ये जब अपनी नॉर्मल स्टेट में होता है, रिलैक्स स्टेट में, तो ये इसकी ऐसी शेप होती है, डोम शेप। कैसी शेप होती है, ये वाली डोम शेप। लेकिन जब इनहलेशन होगी तो ये डायफ्रागम क्या है, बिल्कुल सीधा हो जाता है, ऐसे। डायफ्रागम क्या हो गया, सीधा। मीन्स इसकी मसल्स में क्या हुआ, डायफ्रागम क्या है, किसका बना हुआ है बेटा, मसल्स का। इन मसल्स में क्या हुई, कॉन्ट्रैक्शन। मसल्स में क्या हुई, कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन मीन्स अपना साइज घटा लेना। मीन्स ये मसल्स क्या हुई, कॉन्ट्रैक्ट करते ही डायफ्रागम का साइज, जब डायफ्रागम कैसा हो गया, इट बिकम फ्लैटन्स। क्या हो गया, फ्लैट हो गया। फर्स्ट थिंग तो ये होती है। दूसरा क्या होगा, इनहेल जब कर रहे हो तो ये जो रिब्स है ना, रिब्स की मूवमेंट क्या हो रही है, ऊपर की तरफ। रिब्स की मूव अपवर्ड। और ये क्यों मूव कर पाती है अपवर्ड, क्योंकि जो ये इंटरकोस्टल मसल्स है ना, इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होती है। बिकॉज इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। मैंने क्या बोला था, जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो बोन्स में क्या होती है, मूवमेंट। वही चीज यहाँ पे हो रही है। जब डायफ्रागम की मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो डायफ्रागम फ्लैट हो गया। जब इंटरकोस्टल मसल्स में इनमें कॉन्ट्रैक्शन हुई तो रिब्स की मूवमेंट क्या हो गई, ऊपर की तरफ हो गई। क्या हो गई बेटा, रिब्स की मूवमेंट ऊपर की तरफ। तो रिब्स ऊपर की तरफ जा रही है, डायफ्रागम सीधा हो रहा है। ओवरऑल जो ये चेस्ट कैविटी है, ओवरऑल जो ये थोरेसिक कैविटी है, इसका साइज क्या हो गया, बढ़ गया। क्या हो गया बेटा, इसकी वजह से, इन दोनों चीजों की वजह से साइज ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीजेस। ठीक है, अब साइज इंक्रीज हो गया, इट मींस लंग्स के अंदर स्पेस बन गया और बाहर से हवा अंदर आ जाती है, दैट इज नोन एज द इनहलेशन। ठीक है, आई ये बात आपको समझ। इनहलेशन में क्या होगा, डायफ्रागम क्या करेगा, फ्लैट हो जाएगा। इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते ही रिब्स की मूवमेंट ऊपर की तरफ हो जाएगी। ओवरऑल थोरेसिक कैविटी या चेस्ट कैविटी का साइज बढ़ जाएगा तो एयर के अंदर स्पेस बन गया और बाहर जो ज्यादा प्रेशर वाली एयर थी वो कहाँ पे आ जाती है, अंदर। एक्सहेलेशन में क्या होगा, ये दोनों स्टेप उल्टे करना। एक्सहेलेशन में क्या होगा, एक्सहेलेशन में मसल्स क्या करती हैं, एक बार अगर कॉन्ट्रैक्ट करती है ना तो फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में चली जाती है। मींस मसल्स ने क्या कर लिया, रिलैक्स। तो ये जो डायफ्रागम फ्लैट हो रखा था ये फिर से कैसा हो गया, डोम शेप का। क्या हुआ, डायफ्रागम बिकम डोम शेप। ठीक है, ये किसके केसेस है, एक्सहेलेशन के केस में ऐसा हो रहा है। सेकंड, जो रिब्स की मूवमेंट थी ना, ऐसे सांस लो और फिर छोड़ दो तो आपको लगेगा आपकी थोरेसिक कैविटी नीचे जा रही है। मींस रिब्स की मूवमेंट कहाँ पे होगी बेटा, डाउनवर्ड, क्योंकि जो इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रखी थी वो भी क्या कर गई, रिलैक्स। तो जैसे ही वो रिलैक्स करेंगी तो रिब्स की मूवमेंट कैसे होगी, रिब्स मूव डाउनवर्ड, तो रिब्स नीचे की तरफ आ गई। डायफ्रागम
डायफ्रेगम ऊपर की तरफ चला गया। ओवरऑल क्या हुआ, चेस्ट कैविटी का साइज क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, साइज ऑफ चेस्ट कैविटी डिक्रीजेस। तो आपके लंग्स के अंदर जितनी एक्सेस हवा थी, ज्यादा हवा थी, वो आपने क्या कर दी, बाहर एक्सहेल कर दी। इनहेल करूंगी ऊपर की तरफ, एक्सहेल करूंगी चेस्ट कैविटी नीचे की तरफ जा रही है, मींस चेस्ट कैविटी का साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, यू हैव टू एक्सप्लेन ऑल दीज थिंग्स इन दिस मैनर कि डायफ्रेगम की मूवमेंट कहाँ पे है, रिब्स की मूवमेंट कहाँ पे है। इन द केस ऑफ एक्सहेलेशन डायफ्रेगम बिकम डोम शेप, रिब्स बिकम कम डाउनवर्ड, क्योंकि ये जो मसल्स हैं वो रिलैक्स कर जाती है। उल्टा कर दो, इनहेलेशन में मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गई, इंटरकोस्टल मसल्स भी, डायफ्रेगम में, डायफ्रेगम फ्लैट हो गया, रिब्स की मूवमेंट ऊपर की तरफ होगी, ओवरऑल साइज बढ़ गया तो एक्सेस हवा को अंदर ले सकते हैं। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग बेटा, ठीक है। सो इसी के साथ आपका रेस्पिरेशन का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है, आई थिंक कंप्लीट हो जाएगा, हो गया होगा। वन मोर क्वेश्चन बेटा, कि जो लोअर एनिमल्स होते हैं, जो छोटे मोटे एनिमल्स होंगे, वो डायरेक्ट क्या करते हैं, डिफ्यूजन हो जाता है उनके अंदर, मीन्स ऑक्सीजन बाहर ज्यादा थी अंदर आ गई, CO2 अंदर ज्यादा थी बाहर चली गई, लाइक अमीबा में सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म ऐसे ही करता है। लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं या जो कॉम्प्लेक्स एनिमल्स हैं, लाइक वी, कॉम्प्लेक्स एनिमल्स हैं, कॉम्प्लेक्स एनिमल्स लाइक ह्यूमन बीइंग्स, वे आर आल्सो एनिमल्स। ह्यूमन बीइंग्स के केस में क्या होता है बेटा, कि जब ऑक्सीजन ब्लड में आ जाती है, ठीक है, लंग्स में क्या हुआ, लंग्स में ऐसे क्या थे, लास्ट में एल्वियोलाई लगे हुए थे, तो एल्वियोलाई में क्या आई, ऑक्सीजन रिच एयर। ये ऑक्सीजन रिच एयर किस में आ जाती है बेटा, ब्लड वेसल्स में। कौन कौन सी आपकी ब्लड वेसल्स, आर्टरीज और वेन्स। और इधर से वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेते आती है, कार्बन डाइऑक्साइड वाले को, वो ब्लड वो CO2 चली जाती है इधर। तो यहाँ पे इस ब्लड में क्या आ गई, ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए क्या चाहिए, पिगमेंट चाहिए। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए क्या चाहिए कॉम्प्लेक्स एनिमल्स में, पिगमेंट। और हमारे अंदर वो पिगमेंट कौन सा बेटा, हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन किसके साथ बाइंड करती है, हीमोग्लोबिन के साथ। और ये हीमोग्लोबिन कहाँ पे प्रेजेंट है, हमारी रेड ब्लड सेल्स में। तो रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन क्या करती है, रेड ब्लड सेल्स में एंट्री करती है और हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके फिर कहाँ तक पहुंचती है, हर एक टिश्यू तक या हर एक सेल तक, ठीक है बेटा। तो ये पिगमेंट आपके रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को इतनी हीमोग्लोबिन की जरूरत नहीं है, थोड़ी बहुत तो ये भी बाइंड अप होती है, लेकिन तो ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड में डिसॉल्व हो जाती है, मीन्स ब्लड के अंदर जो पानी है, प्लाज्मा के अंदर जो पानी है, वाटर में डिसॉल्व हो जाती है ये, और ये डिसॉल्व्ड फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। लेकिन ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट किसके हेल्प से होता है, हीमोग्लोबिन के साथ। सो इसी के साथ आपका रेस्पिरेशन का टॉपिक क्या है, कंप्लीट होता है। अगर आपको टॉपिक समझ में आता है, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप मुझे किसी भी टाइम पूछ सकते हो, ठीक है। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है देन लाइक इट, शेयर इट एज मच एज यू कैन, जहाँ पे भी ज़रूरत हो वहाँ पे भेजो बेटा। आप एजुकेशन को जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतनी ज़्यादा वो बढ़ती है, ठीक है। तो शेयर इट एंड इफ यू वांट फर्दर सब्सक्रिप्शन सो यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।